26 नवंबर 2005 रात के 2 बजे गुजरात के अहमदाबाद में एक इनकाउंटर होता है। इस इनकाउंटर में जो शख्स मारा जाता है उस शख्स का नाम था सोराबुद्दीन शेख। सोराबुद्दीन शेख का इनकाउंटर करने वाली गुजरात और राजस्थान पुलिस ने यह दावा किया कि सोराबुद्दीन खूंखार संगठन लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी था, जो आईएसआई के साथ मिलकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन जब साल 2010 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता ये चला कि सोराबुद्दीन शेख कोई आतंकी नहीं बल्कि अमित शाह का आदमी था, जो उनके ऑर्डर पर बड़े बड़े इल्लीगल कारनामों को अंजाम देता था। सोराबुद्दीन शेख का इनकाउंटर सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं था, बल्कि ये पॉलिटिक्स और पावर का वो गंदा खेल था जो आगे चलकर कई लोगों की जिंदगी को अपने लपेटे में लेने वाला था। आखिर क्या थी ये पूरी कहानी? कैसे सत्ता में बैठे लोगों ने अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए अपने ही लोगों को मरवाना शुरू कर दिया? और कैसे इस पूरे खेल को रचने वाले अमित शाह के ऊपर इतने सारे क्रिमिनल केसेस होने के बावजूद भी सिर्फ 9 साल के अंदर वो हिंदुस्तान के इतने ताकतवर इंसान बन गए? ये वीडियो हाईली कंट्रोवर्शियल है, इसलिए जो भी मैं इस वीडियो में बोलूंगा उन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहो तो वहां जाकर एक एक डॉक्यूमेंट और एक एक रिपोर्ट को खुद पढ़ सकते हो। 22 नवंबर 1984 मुंबई में रहने वाली एक गुजराती फैमिली के अंदर अमित अनिल चंद्र शाह का जन्म होता है। लेकिन ये कोई साधारण फैमिली नहीं थी। अमित शाह के फादर अनिल चंद्र शाह पेशे से एक बिजनेसमैन थे और वो गुजरात के एक बहुत ही बड़े पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरर भी थे। इसलिए अमित शाह ने बचपन से ही देखा था कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है, नेटवर्किंग कैसे की जाती है। अमित शाह ने मेहसाना से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की और उसके बाद अहमदाबाद के सीयू शाह कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी की। अमित शाह का शुरू से ही इंटरेस्ट साइंस में नहीं बल्कि पावर में था, इसलिए उन्होंने छोटी उम्र से ही आरएसएस को ज्वाइन कर लिया और आरएसएस से मिली आइडियोलॉजी ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। 1982 में अहमदाबाद के अंदर 2 ऐसे लोगों की मुलाकात होने वाली थी जो आगे चलकर इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदलने वाली थी, और ये मुलाकात थी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, जो आगे चलकर धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी अमित शाह से 14 साल बड़े थे और आरएसएस में उनके सीनियर भी थे, लेकिन अमित शाह यंग होने के साथ साथ ज्यादा एम्बिशियस और ज्यादा शार्प माइंडेड भी थे। उनका बैकग्राउंड बिजनेस से था और इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये एक नॉर्मल दोस्ती थी या एक सोचा समझा पॉलिटिकल मूव? क्योंकि आगे चलकर जो होने वाला था वो ये प्रूफ करता है कि ये मुलाकात कोई कोइंसिडेंस नहीं थी। साल था 1990। अमित शाह अपनी फैमिली बिजनेस में बिजी थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स को छोड़ा नहीं था। वो गुजरात के बीजीवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा में काफी टाइम एक्टिव थे। वो गुजरात के छोटे छोटे इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे थे और धीरे धीरे अपना नेटवर्क बना रहे थे, और ये सिलसिला अगले 10 साल तक चलता है। अमित शाह बीजेपी की लोकल मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, आरएसएस के अंदर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं और नरेंद्र मोदी के साथ अपने कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर आता है साल 2001, जिसमें एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। गुजरात के अंदर एक अर्थक्वेक होता है जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद गुजरात के उस टाइम के चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं एंड गेस व्हाट, नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। और यहाँ से अमित शाह बनते हैं नरेंद्र मोदी के स्ट्रैटेजिस्ट। उनका हमेशा हाथ रहता है नरेंद्र मोदी की इमेज को बिल्ड करने में और उनका हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला लेने में। साल 2002 में गुजरात के अंदर दंगे होते हैं। 3 दिन तक चलने वाले इन दंगों में हजारों लोगों की जान चली जाती है। लेकिन पॉलिटिकली अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए ये एक मौका बनता है अपनी इमेज को बिल्ड करने का। 2002 से 2012 तक अमित शाह गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी के राइट हैंड बन जाते हैं, पहले एमएलए फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट। लेकिन इसी टाइम पीरियड में गुजरात के अंदर इनकाउंटर्स की तादाद बढ़ने लगती है। ये गुजरात की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल टाइम पीरियड था। वैसे तो इस टाइम पीरियड में 31 इनकाउंटर हुए, लेकिन इनमें से 4 इनकाउंटर सबसे ज्यादा
ज्यादा कंट्रोवर्शियल थे, जिनमें से सबसे पहला आता है सोहराबुद्दीन शेख का इनकाउंटर जो 2005 में हुआ था। उसके बाद तुलसीराम प्रजापति 2006, इशरत जहान 2004, सादिक जमाल 2003। लेकिन इन चारों में से सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था 26 नवंबर 2005 को हुआ सोहराबुद्दीन शेख का इनकाउंटर। सोहराबुद्दीन शेख के इनकाउंटर पर पुलिस का कहना था कि सोहराबुद्दीन शेख आईएसआई के साथ मिलकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की प्लानिंग कर रहा है, इसीलिए राजस्थान पुलिस उसे पकड़ने के लिए गुजरात आई थी। और इसी बीच सोहराबुद्दीन शेख अहमदाबाद के विशाला सर्कल के पास हाईवे पर बाइक चलाते हुए दिखा, लेकिन जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो नहीं माना और भागने की कोशिश करने लगा और उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस वजह से पुलिस को भी सेल्फ डिफेंस के लिए उस पर फायरिंग करनी पड़ी और उसका इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन जब साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो कुछ और ही सच सामने आता है। सीबीआई ने 23 जुलाई 2010 को जारी की हुई अपनी चार्जशीट में एक बड़ा खुलासा किया और कहा कि नेताओं और गुजरात पुलिस की अफसरों की मदद से अमित शाह फिरौती रैकेट चलाते हैं। अमित शाह खुद पुलिस अधिकारी डीजी बंजारा, आईपीएस अभय चौड़ासमा और सोहराबुद्दीन शेख का इस्तेमाल बड़े बड़े बिजनेसमैन से वसूली करने के लिए करते थे। चार्जशीट के मुताबिक अमित शाह इस फिरौती रैकेट के सबसे बड़े सरगना थे और सोहराबुद्दीन शेख जमीन लेवल पर काम को अंजाम देने का काम करता था, जबकि डीआईजी डीजी बंजारा और अभय चौड़ासमा बीच की कड़ी थे जिन्हें अमित शाह ऑर्डर देते थे और वो आगे सोहराबुद्दीन शेख को ऑर्डर देते थे। सोहराबुद्दीन शेख के इनकाउंटर के बाद उसकी बीवी को जला के मार दिया गया और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी मेंशन है कि उसके साथ रेप भी किया गया और जो इस इनकाउंटर केस का विटनेस था तुलसीराम, उसे भी मार दिया गया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट्स में यह भी कहा कि ये कोई इनकाउंटर नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था और ये सब कुछ अमित शाह के डायरेक्ट ऑर्डर पे हुआ था, क्योंकि सोहराबुद्दीन शेख के पास बीजेपी के कुछ लीडर्स के खिलाफ थ्रेटनिंग एविडेंसेस थे। ये केस चलता रहता है और सारे एविडेंसेस को देखने के बाद अमित शाह को 25 जुलाई 2010 को जेल जाना पड़ता है। इस समय इंडियन पॉलिटिक्स में मानो एक हंगामा मच गया, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट इस समय जेल में था। लेकिन अमित शाह जेल के अंदर बैठे बैठे अपना नेक्स्ट मूव प्लान करते हैं। हर दिन कोर्ट के अंदर अमित शाह की बेल की एप्लीकेशन डाली जाती है। नरेंद्र मोदी पब्लिकली कहते हैं कि अमित शाह इनोसेंट है। श्री अमित शाह संपूर्ण रूप से निर्दोष हैं। और फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट। दिसंबर 2010 को अमित शाह को जेल से बेल मिल जाती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे कि अमित शाह गुजरात के अंदर एंटर नहीं कर सकते, उन्हें हर हफ्ते कोर्ट में पेश होना होगा, उनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर भी बैन लगाया जाता है और उन्हें दिल्ली के अंदर हाउस अरेस्ट पे रखा जाता है। 30 दिसंबर 2014 सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के अंदर एक हिस्टोरिक जजमेंट आता है। अमित शाह के खिलाफ सबूतों की कमी होने की वजह से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या सच में सबूतों की कमी थी या फिर 2014 में बीजेपी की सेंटर में सरकार आने के बाद इस केस को रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिसके बाद अमित शाह की भी पॉलिटिकल वैल्यूज चेंज हो जाती हैं और फिर शुरू होता है असली खेल। इस पूरे केस की हेयरिंग के दौरान कई जजों की ट्रांसफर होती रहती है, जो भी अमित शाह को कोर्ट में प्रेजेंट होने का ऑर्डर देते थे, और एक जज जस्टिस लोया की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है जब वो अमित शाह के केस में उनके खिलाफ फैसला सुनाने वाले थे। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आज तक सोहराबुद्दीन शेख की फैमिली ये कहती है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। साल 2010 से 2014 के दौरान अमित शाह दिल्ली में ही हाउस अरेस्ट पर थे और गुजरात के अंदर एंटर भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इस टाइम में उन्होंने पैन इंडिया लेवल पर स्ट्रेटजीज बनाई और सबसे बड़ी चीज नरेंद्र मोदी के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखा। लेकिन इस पूरे टाइम पीरियड में अमित शाह ये अच्छे से समझ चुके थे कि गुजरात से बाहर निकलकर नेशनल लेवल पर अपनी पॉलिटिक्स को डेवलप करना होगा, और इसीलिए वो डेवलप करते हैं डेटा ड्रिवन इलेक्शन स्ट्रेटजीज, बूथ लेवल मैनेजमेंट टैक्टिक्स, ओपोजिशन रिसर्च मेथड और मीडिया मैनेजमेंट टैक्टिक्स। और इन्हीं स्ट्रेटजीज का यूज करके अमित शाह नरेंद्र मोदी को भारत का प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। लेकिन कैसे? तो साल 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। एंड गेस व्हाट, नरेंद्र मोदी के कैंपेन्स को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसको मिलती है? अमित शाह को। 2014 की लोकसभा
इलेक्शन की प्रिपरेशन कोई नॉर्मल कैंपेन नहीं थी, बल्कि ये एक वॉर स्ट्रैटेजी थी जिसको अमित शाह ने तैयार किया था। इस पूरी स्ट्रैटेजी की प्लानिंग का ग्राफ कुछ इस तरीके से था कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिटेल में एनालाइज किया जाएगा। हर एक सीट के लिए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई गई। कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस, रिसोर्सेज की प्लानिंग और वर्कर्स के साथ ग्राउंड लेवल पर कोऑर्डिनेशन। नरेंद्र मोदी ने बड़ी से बड़ी रैली की, अच्छे भाषण दिए, लेकिन इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन था? अमित शाह। हर एक रैली की लोकेशन, टाइम, क्राउड मैनेजमेंट सब कुछ अमित शाह की प्लानिंग का हिस्सा था। पहली बार इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर सोशल मीडिया कैंपेन हुए, पार्टी वर्कर्स के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया और हर जगह पर नरेंद्र मोदी की न्यूज चलाई गई। डिजिटल प्रोपेगेंडा अपने टॉप लेवल पर था। और फिर आता है इलेक्शन के रिजल्ट का दिन। 16 मई 2014 बीजेपी ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, 282 सीट्स जीती और नरेंद्र मोदी बन गए भारत देश के प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनते ही अमित शाह को इमीडिएटली रिवॉर्ड मिलता है और उन्हें बीजेपी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है और उन्हें उत्तर प्रदेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। पूरे देश की मीडिया उन्हें चाणक्य नाम देती है और पूरे देश में उनकी इमेज क्लीन हो जाती है। 2017 में उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन होते हैं और इन इलेक्शंस में टोटल 403 सीट्स थी, लेकिन सामने कंपटीशन था कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की अलायंस से। लेकिन अमित शाह को पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो इस बार यूपी को जीत लेंगे। लेकिन कैसे? अमित शाह का यूपी को जीतने का फॉर्मूला सिंपल था। पहले तो कास्ट मैथमेटिक्स को परफेक्टली कैलकुलेट करो, उसके बाद नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का यूज करके ऑपोजिशन की वीकनेस को गिनाया, लोकल लीडर्स को मैनेज किया और ग्राउंड लेवल पर ऑर्गेनाइज करके पब्लिक की सिंपैथी ले ली। और इसका रिजल्ट क्या निकला? बीजेपी 403 सीट्स में से 312 सीट्स यूपी के अंदर जीत जाती है और यहाँ से अमित शाह बन जाते हैं नरेंद्र मोदी के सबसे ट्रस्टेड इंसान, बीजेपी के रियल डिसीजन मेकर, ओपोजिशन के लिए नाइटमेयर और इलेक्शन जिताने में एक्सपर्ट। और यहाँ से शुरू होता है रियल पावर का गेम, क्योंकि 2019 के अंदर नरेंद्र मोदी अमित शाह को एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले थे, जिसकी एक बहुत ही खास वजह थी। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि क्योंकि अमित शाह का मेथड था माइक्रो मैनेजमेंट। उन्होंने पार्टी का पूरा फोकस बूथ पर लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि इंडिया में लगभग 10 लाख पोलिंग बूथ्स हैं। जहां जहां बीजेपी कंटेस्ट करती थी वहां एक छोटी टीम पोटेंशियल बीजेपी वोटर्स को आइडेंटिफाई करती थी और ये मेक श्योर करती थी कि वो वोट देने आए। रिजल्ट्स हिस्टोरिक थे। 2019 में बीजेपी ने 2014 से बड़ी मेजॉरिटी दी थी और अमित शाह 54 की उम्र में यूनियन होम मिनिस्टर बना दिए जाते हैं, एक्यूज्ड मर्डर से होम मिनिस्टर सिर्फ 9 सालों के अंदर। जिसके बाद अमित शाह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अमित शाह के पास सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बल्कि एक और हथियार था। उन्होंने ओपोजिशन को एक्टिवली वीक कर दिया। उनकी पोचिंग स्ट्रेटजी सिंपल थी, ओपोजिशन के पावरफुल लीडर्स को आइडेंटिफाई करो, उन्हें पैसा ऑफर करो, उन्हें मिनिस्ट्रियल पोजीशन ऑफर करो, उन्हें इंक्वायरी से प्रोटेक्शन ऑफर करो, जो भी हो सके उन्हें दो और उन्हें बीजेपी में लाओ। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं था, ये था साइकोलॉजिकल वॉर। जब भी किसी पार्टी का लोकल हीरो डिफेक्ट होता है तो पूरा सिस्टम डिमोरलाइज हो जाता है। सालों की मेहनत से बनाई गई इमेज एक पल में कोलैप्स हो जाती है। वर्कर्स को फिर से शुरू करना पड़ता है। लॉयल्टी और आइडियोलॉजी का नैरेटिव टूट जाता है। मगर पोचिंग के लिए पैसा आता कहां से था? तो 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कंपनीज और इंडिविजुअल्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते थे और पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकते थे पर्दे के पीछे रहकर। पब्लिक को कभी पता ही नहीं चलता था कि पैसा दे कौन रहा है। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। आधे से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को मिल चुके थे। जब कोर्ट ने बैंक के डोनर्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का ऑर्डर दिया तो पता ये चला कि बीजेपी के टॉप 30 डोनर्स में से आधे से ज्यादा डोनर्स ने अपना डोनेशन गवर्नमेंटल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की रेड के तुरंत बाद दिया था। सोचिए जरा, एक कंपनी पर इनकम टैक्स या किसी और एजेंसी की रेड पड़ती है, उसके कुछ दिनों बाद वो करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद के रूलिंग पार्टी को डोनेट कर देते हैं। ये फंड रेजिंग नहीं बल्कि प्रोटेक्शन मनी था, जिसको पॉलिसी के जरिए लीगल बना दिया गया।
होम मिनिस्टर के तौर पर अमित शाह इंडिया के कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज के ड्राइविंग फोर्स रहे। ऑफिस संभाले हुए उन्हें सिर्फ 2 महीने ही हुए थे जब उन्होंने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को रिवोक करने की अनाउंसमेंट कर दी। कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर इस डिसीजन के बारे में नहीं जानता था। प्लानिंग पूरी तरह सीक्रेसी में हुई थी, शाह, मोदी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के बीच। कुछ ही घंटों के अंदर कश्मीर लॉकडाउन में चला गया। 40 लाख लोगों की कम्युनिकेशन लाइन काट दी गई। लगभग 5 लाख सिक्योरिटी पर्सनल्स कश्मीर में डिप्लॉय किए गए। पूरा देश इस फैसले को अभी समझ भी नहीं पाया था कि शाह ने एक और प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, और इसके साथ आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इस कानून के तहत पड़ोसी देशों से आए हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, क्रिश्चियन को रेफ्यूजी स्टेटस मिल सकता था और मुस्लिम्स को एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड किया गया। 2025 तक वो इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर बन चुके थे और उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं था। वो गवर्नर से लेके वाइस चांसलर और रेगुलेटरी बॉडीज के हेड तक हर किसी की अपॉइंटमेंट पर गहरा असर रखते थे। जब चीफ मिनिस्टर्स या बीजेपी लीडर्स दिल्ली आते थे, उन्हें ये पहले से पता होता था कि किस दरवाजे पर जाना है। शाह ने कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनने की एम्बिशन नहीं दिखाई। उन्होंने कभी भी मोदी को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। जब उनसे नरेंद्र मोदी के साथ पर्सनल रिलेशन के बारे में पूछा जाता है तो वो बात करने से मना कर देते हैं। शाह के पास बेहद पावर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा नरेंद्र मोदी की शैडो में रहकर काम करना चुना। नरेंद्र मोदी के बिना अमित शाह एक स्किल्ड पॉलिटिकल ऑपरेटर जरूर होते, लेकिन शायद इंडिया के सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी नहीं।